नमस्कार, मैं विवेक। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर अंजनी कुमार चतुर्वेदी जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे आप किस विषय के विशेषज्ञ हैं और आप कहां पर कार्यरत हैं? धन्यवाद आपको। मैं ग्रामस्थ पंडित राम कुमार पांडे, ग्रामोदय आश्रम पीजी कॉलेज सया में पॉलिटिकल साइंस का विभागाध्यक्ष। जी सर। और वो विद्यालय इस जनपद के पूर्व सांसद हैं श्री हरिओम पांडे जी का विद्यालय, और काफी पुराना विद्यालय है। जब इस जनपद में 3 विद्यालय केवल BLKD पीजी कॉलेज, PLPG कॉलेज टांडा और PVD प्रयास, चौथा विद्यालय इस जनपद का और सबसे बेहतरीन ग्रामीण अंचल में पंडित राम कुमार पांडे जो उसके फाउंडर प्रवर्तक हैं। उनकी सोच थी कि शहरों में तो जो है सभी बड़े लोग, पूंजीपति लोग विद्यालय खोलते हैं, शहर के बच्चे पढ़ लिख करके ऊंचाइयों को जाते हैं, अच्छे सिविल सर्विसेज में जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं। लेकिन उनका ये मानना था कि जो है गांव के बच्चे, गांव में जो प्रतिभाएं हैं वो बाहर नहीं जा सकती, इसलिए हम गांव में वो शिक्षण संस्थान खोलेंगे जो हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ करके और शहरों में भी जाएंगे, विदेशों में भी जाएंगे। उनकी ये बड़ी अच्छी सोच थी। वो स्वयं भी एक अध्यापक थे। उन्होंने जो है शांति आश्रम इंटर कॉलेज की नींव डाली थी और वो उसके फाउंडर थे। सर, आपसे एक प्रश्न है। आप राजनीति शास्त्र से आपने PhD किया हुआ है, तो जो छात्र हैं वो किस तरीके से राजनीति शास्त्र में अच्छा कर सकते हैं और इस विषय को वो सेलेक्ट करके आगे क्या कर सकते हैं? देखिए, सोशल स्टडी का सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट, सोशल स्टडी के अंतर्गत राजनीति विज्ञान, प्राचीन इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र, जिसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटी से छोटी प्रतियोगी परीक्षाएं सरकार ऑर्गेनाइज कराती है। अब तो आप जानते हैं कि चाहे कहीं किसी प्राइवेट संस्थान में भी अगर कोई टेस्ट होता है बच्चों का, तो उसमें भी एंट्रेंस प्रवेश परीक्षाएं हैं। आज की स्थिति ये हो गई है कि कोई भी वैकेंसी गवर्नमेंट, विशेषकर गवर्नमेंट की, बगैर कंपटीशन के वेट किए फिलअप की ही नहीं जा सकती। सबसे छोटा और सबसे इजी टेस्ट होता है बीएड का प्रवेश परीक्षा। बीएड प्रवेश परीक्षा से लेकर के और सिविल सर्विसेज तक की परीक्षाओं में इसका सबसे बेहतरीन अगर फ्यूचर है तो पॉलिटिकल साइंस है। आपको छोटा सा उदाहरण बताऊं, छोटा एग्जाम होगा। कभी कभी ये होता है सोशल स्टडी में ज्योग्राफी के पार्ट छूट जाते हैं, इकोनॉमिक्स के पार्ट छूट जाते हैं, इवन देन हिस्ट्री की भी क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान चूंकि मानव के सोशल लाइफ से जुड़ा हुआ है और इसमें इतनी अपार संभावनाएं हैं। हम लोगों ने तो रिसर्च भी किया हुआ है। हमारा तो रिसर्च का टॉपिक रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडिया, भारत में प्रशासनिक सुधार। तो ये तो ब्रॉड सब्जेक्ट रहा है, टॉपिक रहा है। और चूंकि हमने विधि से भी स्नातक किया हुआ है, तो हमारा एक जो है साइड ही वही बदल गई थी कि हम सोच रहे थे कि जो है प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो उसमें और क्या बेहतरीन सुधार किए जा सकते हैं। तो रिसर्च का मेरा वो टॉपिक था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दिन रात एक कर रही है अपने फ्यूचर के लिए और बेहतरीन फ्यूचर के लिए, उसके लिए सबसे बेहतरीन है कि वो NCERT की पुस्तकों का अध्ययन करें। और आज तो जो है साइट्स पर, नेट पर सारी की सारी चीजें उपलब्ध हैं। हम लोग जो पढ़ा करते थे तो मोटी मोटी किताबें जो है पढ़ना पड़ता था, तमाम प्रतियोगिता, दर्पण, किरण और सारी चीजें पढ़नी थी। आज इन सबकी उपयोगिताएं जो है धीरे धीरे जो है कम होती जा रही हैं। उसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि नेट जो आ गया है, नेट पर आप तुरंत हर चीजें सर्च करके और आप बेहतरीन स्टडी कर सकते हैं।
आपने जैसा कि बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में, सिविल सर्विसेज में राजनीति शास्त्र से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए यह विषय बहुत ही उपयोगी है। लेकिन यदि कोई शिक्षक बनना चाहे, पीएचडी करना चाहे या इंटरमीडिएट में टीचर बनना चाहे टीजीटी पीजीटी के थ्रू, तो उसको किस तरीके से तैयारी करनी पड़ती है, उसको क्या क्या करना पड़ता है? देखिए, विशेषकर टीजीटी पीजीटी ये दोनों जो है टीचिंग जॉब के वो है कैरियर है। तो टीचिंग जॉब के कैरियर के लिए तो भाई सबसे बेहतरीन चीज ये है कि उनका जो बोर्ड बनाया गया है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, वो एक सिलेबस तय करता है और हर सब्जेक्ट का वो सिलेबस तय करता है। उस सिलेबस के टॉपिक के हिसाब से आपको एनसीईआरटी की, हमारे जो अभी पीढ़ी है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं को जो अटेंड करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ये चाहिए कि वो एनसीईआरटी की पुस्तकों का अध्ययन करें और न्यूज़पेपर्स, नेट पर बराबर जो है, और कई साल के एंसर्ट्स पेपर्स का जब वो स्टडी कर लेंगे तो उनको एक आइडिया लग जाती है। विशेषकर आप जानते हैं कि कोचिंग का जो है एक प्रचलन चल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है आर्थिक रूप से कमजोर छात्राएं हैं या कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि अगर वो कोचिंग नहीं करते हैं तो वो कंपटीशन को बीट नहीं कर सकते, वो जॉब को पा नहीं सकते। ऐसा नहीं है। वो बेहतरीन ढंग से अपनी स्टडी में तारतम्यता लाएं और जो है टाइम टेबल के हिसाब से स्टडी करें। करीब आप समझिए, जहां तक मैं समझता हूं कि कम से कम 10 से 12 घंटे की स्टडी करें तो ऐसा नहीं है, हर जॉब में उनका सिलेक्शन है। और सर, अगर कोई पीएचडी करना चाहे तो कौन से एग्जाम्स देने होते हैं, किस तरीके से उसको अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज होती है? देखिए, यूजीसी एक्ट 2009, ये जब से यूजीसी एक्ट 2009 आया, उस एक्ट के तहत पहले तो रिसर्च की प्रक्रियाएं दूसरी थी, वहां पीछे बहुत जाना नहीं ठीक है। अब यूजीसी ने समूचे ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि जितने भी शिक्षण संस्थान, हायर एजुकेशन के शिक्षण संस्थान हैं, वो यूनिवर्सिटीज हैं और इंस्टीट्यूट हैं, बिग कॉलेजेस हैं, वो सभी के सभी जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय से डील होते हैं और वो उस पर यूजीसी ही उस पर अपनी गाइडलाइन जारी करते हैं। यूजीसी ने कहा कि भाई रिसर्च की जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे उसकी निगाह में लगा, रिसर्च की गुणवत्ता में कुछ कमी आ रही है, तो क्यों ना पहले इंट्रेंस के माध्यम से, जैसे बीएड में एडमिशन लेने के लिए इंट्रेंस हो गया, उसी तरह से रिसर्च में दाखिला लेने के लिए, रिसर्च करने के लिए यूजीसी ने कहा नहीं, पहले कि हर यूनिवर्सिटी अपने ढंग से एग्जाम अटेंड कराए और उसका कोर्स वर्क कराए। कोर्स वर्क में जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करता है, उसको यूनिवर्सिटी के लेवल से ही गाइड अलॉट किया जाए, वो अपनी सिनॉप्सिस बना के लाए, उस पर कोर कमेटी बैठाई जाए। ये यूजीसी के प्रोसेस है और थोड़ी सी प्रक्रिया लेंदी जरूर हुई है, लेकिन जो है इसमें गुणवत्ता जो है वो ऊंचाइयों पर जाए। सर, आपने भी जैसे बताया कि अगर हमको कोई भी तैयारी करनी है तो आवश्यक नहीं है कि उसके लिए हम कोचिंग ही ज्वाइन करें, हम सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी कैसे करें कि हमारा जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो सके, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकें? देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना होगा। जब आप सिलेबस देख लेंगे कि प्री का एग्जाम जब आप देने जाते हैं तो उसके सिलेबस में आप देखते हैं कि जो है जीएस का भी पार्ट होता है, आज तो कंप्यूटर का भी पार्ट सबके लिए जरूरी हो गया है। इवन देन जो लोग अपने जॉब में, जो लोग काफी सीनियर्स हो गए हैं, उन्हें भी कंप्यूटर की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इवन देन आप ये जानिए, हम लोगों की करीब 18 साल से 20 साल की सर्विस हो गई है, हम लोगों के लिए यूजीसी ये गाइडलाइन जारी करती है कि आप स्किल डेवलपमेंट के लिए रिफ्रेशर कोर्स करिए और ओरिएंटेशन कोर्स करिए। वहां आपको जो है अच्छे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, टेक्नीशियन आते हैं और आपको शिक्षण की बहुत माइन्यूट जानकारी देते हैं, जो कभी हम लोग सेल्फ रूप से नहीं प्राप्त कर पाते। वो लोग इस पर काफी रिसर्च करते हैं
बॉम्बे यूनिवर्सिटी के, पंजाब यूनिवर्सिटी के, हरियाणा के, DU के, JNU के, ये सब प्रोफेसर आते हैं। इसके लिए देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आप देखिए कि जो आपका पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है, सिलेबस जो निर्धारित है, उस पाठ्यक्रम को आप जो है समयानुसार आपकी जैसे 12 घंटे की स्टडी है और 6 तरह के आपके पाठ्यक्रम उसमें दिए गए हैं सिलेबस के अंतर्गत, तो आपको डिवाइड करना होगा कि हम 2 घंटे इसकी स्टडी करें, 3 घंटे इसकी स्टडी करें, 4 घंटे इसकी स्टडी करें। इस तरह की जब आप टाइम टेबल बना करके स्टडी करते रहेंगे तो ऐसा मेरा ख्याल है कि 6 महीने के अंदर कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसको आप जो है पास न कर लें, जिसको आप देख लें। बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद, आपने हमको इतना समय दिया। सर आपसे फिर मिलेंगे बच्चों के सवालों के साथ और आपके जवाबों के साथ। धन्यवाद।